Hello everyone, my name is Vansh Batra and I welcome you all to my YouTube channel Law by Vansh Batra। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विटी की मैक्सिम के बारे में, जिसका नाम है ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इससे पहले की जो वीडियोस हैं इक्विटी के इंट्रोडक्शन की वीडियो या फिर जो मैक्सिम्स की वीडियो, वो मैंने इक्विटी की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देखिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको ये मैक्सिम अच्छे से समझ आएगी। तो ये मैक्सिम क्या कहती है? ये कहती है कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या कहना चाह रही है कि जो इक्विटी सीख कर रहा है, जो इक्विटी की डिमांड कर रहा है, वो खुद भी इक्विटी उसको करनी चाहिए। देखिए क्या कहती है मैक्सिम, ये स्टेट करती है कि अगर कोई लिटिगेंट है, कोई जो केस फाइल कर रहा है कोर्ट में, अगर वो क्लेम कर रहा है कि मुझे इक्विटी के थ्रू कोई एक राइट है, मुझे ये चाहिए, जो लिटिगेंट है वो कह रहा है कि मेरा इक्विटेबल राइट है, मुझे यहाँ पे ये राइट चाहिए है, तो वहाँ पर वो रेडी होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए कि वो दूसरी पार्टी को भी वो चीज़ दे जो खुद वो डिमांड कर रहा है। अगर वो इक्विटी की डिमांड कर रहा है तो दूसरी पार्टी को भी वो इक्विटी ग्रांट करे। The maxim express that the person seeking the assistance of a court of equity must himself do equity। अगर कोई पर्सन सीख कर रहा है, असिस्टेंट कोर्ट की हेल्प मांग रहा है इक्विटी कोर्ट की कि मुझे इक्विटी चाहिए है, तो वहाँ पर वो खुद भी इक्विटी उसको करनी चाहिए, मतलब वहाँ पर वो खुद भी फेयर एक्ट उसको करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ, तो ये मैक्सिम का जो मतलब आपको क्लियर होगा। तो ए जो है बी को स्यू करता है। ए कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे बीच में वो वॉइड था, एंड वो बी को कहता है कि जो सिक्योरिटीज़ मैंने आपके पास रखवाई थी मेरी, वो वापस कीजिए। मतलब यहाँ पर ए ने कुछ मनी ली है बी से, कुछ पैसे लिए हैं उधार पर, लोन पर बी से, एंड बी को वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी रखवाया, अपना गोल्ड या फिर और भी कुछ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ए स्यू करता है बी को, कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये वॉइड था, एंड जो सिक्योरिटी मैंने रखवाई थी आपको, ये मुझे वापस कीजिए। तो यहाँ पर कोर्ट में केस जाता है। कोर्ट क्या कहेगा यहाँ पर? कोर्ट कहता है वहाँ पर कि वो बी को ऑर्डर नहीं करेगा, वो रिफ्यूज़ कर देता है बी को ऑर्डर करने के लिए कि वो सिक्योरिटीज़ वापस करे ए की, कि वो डिलीवर करे ए को सिक्योरिटीज़, एक्सेप्ट अपॉन द टर्म्स दैट ए शुड रिपे द मनी। जब तक ए जो है वो मनी जो उसने लोन लिया था बी से, जो पैसे उधार पर लिए थे बी से ए ने, जब तक वो वापस नहीं करता बी को, तब तक जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा कि बी सिक्योरिटीज़ वापस करे। तो यहाँ पर ए जो है इक्विटेबल रिलीफ मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है। ए क्या कह रहा है कि जो वॉइड था कॉन्ट्रैक्ट और मुझे सिक्योरिटीज़ वापस करो, तो वहाँ पर इक्विटेबल रिलीफ मांग रहा है, पर वहाँ पर वो खुद भी इक्विटी करे, वहाँ पर खुद भी वो फेयरली एक्ट करे, वो जो पैसे उसने मनी ली थी बी से वो वापस उसको रिटर्न करे। वहाँ पर यहाँ पर मतलब ये है कि अगर जो ए है वो खुद इक्विटी की डिमांड कर रहा है, खुद सीख कर रहा है इक्विटी, तो वो बी के साथ भी इक्विटी करे। तो ये कोर्ट ऑफ इक्विटी है, ये अलाउ नहीं करता कि प्लेंटिफ ऐसा कहे कि जो मुझे तो इक्विटेबल रिलीफ दो जो मैं मांग रहा हूँ, गिव मी द इक्विटेबल रिलीफ दैट आई सीक, बट आई एम नॉट प्रिपेयर टू मेक एनी अलाउंस और क्लेम और राइट ऑफ अदर पार्टी। मुझे तो इक्विटेबल रिलीफ दो, प्लेंटिफ ऐसे कहे कि मुझे तो इक्विटेबल रिलीफ दो, पर मैं अदर पार्टी को कोई भी अलाउंस, कोई भी क्लेम और राइट देने के लिए रेडी नहीं हूँ, ऐसा जो है कोर्ट ऑफ इक्विटी अलाउ नहीं करेगा। ये जो मैक्सिम है ये एक तरीके से प्रैक्टिकल प्रिंसिपल बताती है इक्विटी कोर्ट्स का। ये एक तरीके से फाउंडेशन है इक्विटी की, पर एज ए प्रैक्टिकल प्रिंसिपल ये गाइड करती है कि इक्विटी कोर्ट्स को कि जस्टिस कैसे मिले। ये प्रैक्टिकल गाइड करती है, प्रैक्टिकल प्रिंसिपल बताती है कि दोनों साइड इक्विटी आपको देखनी है, तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अच्छे से होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ इसका। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, इस मैक्सिम की एप्लीकेशन कहाँ पर है। इसके 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है वाइफ्स इक्विटी टू ए सेटलमेंट। देखिए क्या होता था, जो हस्बैंड जो है वो कोर्ट ऑफ चैंसरी में जाता था, एंड ये वहाँ पर जाके ये कहता था कि जो वाइफ है उसकी प्रॉपर्टी में मेरा एक राइट बनता है, तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए। उस टाइम में इंग्लैंड में ऐसे लॉज नहीं थे कि वुमन का सेपरेट राइट आ सके प्रॉपर्टी पर, ऐसे राइट्स नहीं थे। तो वहाँ पर हस्बैंड जाता था कोर्ट ऑफ चैंसरी में, ऐसे ये कहता था कि मुझे अपनी वाइफ की जो प्रॉपर्टी है उस पर पोजीशन चाहिए, तो कोर्ट वहाँ पर रिफ्यूज़ कर देता था। एंड वो कोर्ट कहता था, वहाँ पर इक्विटी कोर्ट कहता था कि वो तभी अलाउ करेगा उसको पोजीशन जो वाइफ की प्रॉपर्टी पर, जब वो सेटलमेंट करेगा, जब वो एक पार्ट निकालेगा अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के लिए उस प्रॉपर्टी में से, तब जाके वो कोर्ट है उसका वाइफ की जो प्रॉपर्टी उस पर पोजीशन देगा हस्बैंड का।
तो यहाँ पर क्या है, हस्बैंड जाके कह रहे हैं कोर्ट ऑफ चांसरी में कि मुझे इक्विटी चाहिए, मुझे अपनी जो वाइफ है उसकी प्रॉपर्टी पर पोजेशन चाहिए। तो वहाँ पर वहीं से सामने जो कोर्ट ऑफ चांसरी वो क्या कहेगा कि हाँ ठीक है, हम आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको इक्विटी प्रोवाइड करेंगे, पर आपको अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के लिए भी वहाँ पर कुछ निकालना होगा। मतलब आपको भी वहाँ पर अगर आप डिमांड कर रहे हैं इक्विटी की, तो आपको उनके लिए भी फेयर एक्ट करना पड़ेगा, उनके लिए भी इक्विटी करनी पड़ेगी। तो ये जब सब मैंने बताया, ये मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट आने से पहले होता था। मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट आया 1882 में। उसके बाद वुमन के लिए अलग प्रॉपर्टी राइट्स बन गए एंड वहाँ पर वो सेपरेट, जो वुमन है सेपरेट प्रॉपर्टी वहाँ पर होल्ड कर सकती थी। सेकेंड पॉइंट है इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ मॉर्गेज। ये क्या कहता है, देखिए मान लीजिए किसी ने मॉर्गेज करवाया, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई। मतलब एक पर्सन है, उसके पास एक मान लीजिए घर है, उसने क्या, उसको कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है, कुछ पैसे चाहिए उसको, तो क्या करता है, अपना घर जो है गिरवी रखवा देता है। मतलब घर गिरवी रखवाना मतलब मॉर्गेज करवा देता है। तो वहाँ पर वो मॉर्गेजर कहलाएगा एंड जिसको उसने घर गिरवी रखवाया है कुछ मनी के लिए, वो मॉर्गेजी कहलाएगा। अब मॉर्गेजी से वो घर गिरवी रखवा के 50,000 रुपीज़ ले लेता है एज ए लोन। मतलब ये कह लीजिए कि लोन लिया उसने एक पर्सन से एंड उसके बदले सिक्योरिटी के तौर पे अपना घर गिरवी रखा है। तो वो जो पर्सन है, अब अगर अपना मॉर्गेज जो सिक्योरिटी उसने रखवाई है, जो घर रखवाया है, अगर वो रिटर्न उसका मांग रहा है, तो उसको वहाँ पर जो मनी उसने ली है तो वो वहाँ पर उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर वो सिक्योरिटी की डिमांड कर रहा है तो उसको वो वहाँ पर लोन की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। एक और बात यहाँ पर, मान लीजिए जो मॉर्गेज है उसने अपना घर गिरवी रखवाया, 50,000 रुपये लिए एंड उसने कहा था कि मैं 1 साल बाद, मॉर्गेजी को कहा था कि मैं 1 साल बाद इस 50,000 रुपये वापस दे दूंगा, लोन की पेमेंट कर दूंगा एंड मैं आके अपना सिक्योरिटी जो मैंने रखवाई है वापस ले लूँगा, आपसे घर वापस ले लूँगा अपना। 1 साल बाद उसने कहा था, मान लीजिए 1 साल 3 महीने हो गए वहाँ पर एंड उसने पेमेंट नहीं करी उसकी 50,000 रुपये की मॉर्गेजी को। तो वहाँ पर क्या होगा, अब मॉर्गेजी कहे कि मैं तो यहाँ दूंगा नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया पीरियड एंड ये जो घर है अब मेरा हो गया। तो वहाँ पर इक्विटी क्या है, इक्विटी अलाउ करती थी कि जो मॉर्गेजी के पास जो प्रॉपर्टी है, एक्सपायरी पीरियड के बाद भी वो प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेजर रिडीम कर सकता है। अब 1 साल बोला था उसने, 1 साल 3 महीने के बाद आता है वो, तब इक्विटी वहाँ पे अलाउ कर देगी, वहाँ मॉर्गेजी से उसको वो प्रॉपर्टी उसकी दिलवा देगी, बट ओनली ऑन द कंडीशन विच आर फेयर टू मॉर्गेजी। पर वहाँ पे जो इक्विटी कोर्ट्स हैं वो ये देखेगी कि जो कंडीशंस है, क्या ये मॉर्गेजी के लिए फेवरेबल है, क्या ये मॉर्गेजी के लिए फेयर कंडीशंस है, जिसमें वो 1 साल 3 महीने बाद वापस कर रहा है घर, ये फेयर कंडीशंस है या नहीं। तो यहाँ पर इक्विटी कोर्ट हमने क्या देखा, दोनों तरीके से उसको एक्सपायरी के बाद भी प्रॉपर्टी दिलवा देगी मॉर्गेजर को, बट वो मॉर्गेजी के वहाँ पर ये भी देखेगी कि क्या वो मॉर्गेजी के लिए उस टाइम प्रॉपर्टी देना फेयर है या फिर नहीं है। मतलब कि अगर एक पर्सन इक्विटी सीक कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन का भी वहाँ पर ध्यान रख रही है। मतलब अगर मॉर्गेजर को इक्विटी चाहिए तो वहाँ पर ये देखेगा वो मॉर्गेजर जो है कि मॉर्गेजी के लिए कंडीशन फेवरेबल है या फिर नहीं है, एंड जब फेवरेबल होगी, जब फेयर होगी कंडीशन, तभी उसको वो प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। वो अकेला डिमांड नहीं कर सकता इक्विटी की, वो उसको मॉर्गेजी को भी वहाँ पे इक्विटी जो है ग्रांट करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है इसमें कंपनसेशन और रिपेयर्स एंड इम्प्रूवमेंट। ये सेक्शन 51 टीपीए के बारे में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करता है। ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये एप्लीकेशन क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक पर्सन जो है पोजेशन, एक प्रॉपर्टी के पोजेशन में है एंड वहाँ पर उसको, उस पर्सन को ये लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं इसके इंटाइटल हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, बट इन रियल वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। मतलब एक्स मान रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है एंड एक्चुअली में जो उसने जो प्रॉपर्टी है वो वाई से ली थी, पर वहाँ पर वाई इसका उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर था ही नहीं। तो यहाँ पर एक्स के पास भी उस प्रॉपर्टी का गुड टाइटल नहीं है। तो अब एक्स को इस बात का पता नहीं है कि वाई इंटाइटल नहीं था इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, एंड एक्स ये मान के चल रहा है मैं पूरी तरीके से इस प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ, एब्सोल्यूट ऑनर हूँ इस प्रॉपर्टी का। एंड उसको सोचते हुए एक्स क्या करे, वहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स करवा दे उस प्रॉपर्टी में, कुछ रिपेयर्स, मतलब कुछ स्पेंड कर दे मनी, कुछ वहाँ पर फाउंटेन्स लगवा दे, कुछ स्टैचू खड़े करवा दे, और भी कुछ रिपेयर करवा दे, दरवाजे खिड़की ये सब चीज़ें लगवा दे। अब ये लगवाने के बाद क्या हो, जो ट्रू ओनर है उस प्रॉपर्टी का, जेड जो है, वो आए एंड ये कहे ये तो प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहाँ पर इक्विटी जो है रियल ओनर का वो प्रॉपर्टी दे देगी, क्योंकि जो रियल ओनर वो जो है, जो एब्सोल्यूट राइट है उस प्रॉपर्टी वो जेड का ही है। अब यहाँ पर जेड जो है उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, अपना टाइटल उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर रहा है, पर वहाँ पर जो जेड है
उसको वहाँ पर एक्स को उस मनी के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा जो उसने उस प्रॉपर्टी पर स्पेंड करी है। तो मतलब कि जो अगर जेड को अपना टाइटल चाहिए प्रॉपर्टी में, वहाँ पर इक्विटी अगर वो डिमांड कर रहा है तो वो वहाँ पर वो एक्स को भी कंपनसेशन देगा जो एक्स ने उस प्रॉपर्टी में परमानेंटली मनी स्पेंड करी है, उसके लिए उसको जेड को वहाँ पर कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये पॉइंट कह रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो दोनों साइड से होगा। अगर एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया घर बनाने का एंड कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप घर बनाइए दोबारा से, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वहाँ पर ऑर्डर दे दिया, तो दूसरी पार्टी को भी वो जो घर बनाने के लिए जो मनी देनी थी वो भी उस मनी की पेमेंट करेगी। दोनों साइड से वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। तो ये एप्लीकेशन था इस मैगज़िम का। अब इसका एप्लीकेशन इंडिया में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें इस मैगज़िम का एप्लीकेशन होता है। तो फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 64 एंड 65 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो इसी मैगज़िम पर बेस्ड हैं। ये सेक्शंस कहते हैं कि अगर कोई पार्टी है वो अवॉइड कर रही है, ये कहते हुए अवॉइड कर रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, ये कहते हुए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड है, तो वहाँ पर जो उस पार्टी को बेनिफिट मिले होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो उसको वापस करने पड़ेंगे। जो हमने पहले इलस्ट्रेशन देखा था वो इसी का एक एग्जांपल है। जब ए ने बोला था बी को कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड एंड सिक्योरिटीज़ मेरी वापस करो, तो ए को भी वहाँ पर मनी रिटर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक्ट है यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें जो है 4 सेक्शंस हैं जो इक्विटी के प्रिंसिपल्स को यहाँ पर शो करते हैं। इसमें है सेक्शन 30 एंड 33 एंड सेक्शन 38 एंड 41। सेक्शन 30 और 33 जो है वो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, वहीं सेक्शन जो 38 एंड 41 है वो कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक और बात भी जान लीजिए कि रेसिशन एंड कैंसलेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोनों ही जो है एक तरीके से एंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, पर रेसिशन क्या होता है? रेसिशन होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक स्टेप बैक लेना, उससे अनडू करना उसको, मतलब उस पोजीशन पे आ जाना कि जो पार्टीज़ हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट में थी ही नहीं। वही कैंसलेशन क्या होता है? मान लीजिए कैंसलेशन में 2 पार्टी हैं, तो एक पार्टी ये शो करेगी कि जो ये अब कॉन्ट्रैक्ट है ये इनइफेक्टिव हो चुका है। मतलब अगर ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर ए शो कर सकता है कि बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, तो वहाँ पर कैंसलेशन हो जाएगा। एंड जो ये सेक्शंस हैं सेक्शन 30 एंड 33 एंड 38 एंड 41, ये कहते हैं कि अगर रेसिशन है या फिर कैंसिलेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो अपोजिट पार्टी ने जो भी बेनिफिट रिसीव करे हैं वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो रिटर्न करेगा उसको, या फिर वहाँ पर कंपनसेशन भी जो है रिक्वायर कर सकता है कोर्ट। जिस भी तरीके से जस्टिस वहाँ पर रिक्वायर हो उस तरीके का डिसीजन ले सकता है वहाँ पर कोर्ट। थर्ड है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो इसका हमने पहले भी देखा कि सेक्शन 51 है, वो किस बारे में बात करता है? वो कहता है कि अगर कोई ट्रांसफ़र ही है वो गुड फेथ में बिलीव करता है कि मैं एंटाइटल हूँ इस प्रॉपर्टी के, एंड उस प्रॉपर्टी में वहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स करवा देता है, पर वहाँ पे कोई पर्सन आता है कहता है मेरा बेटर टाइटल है, तो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र ही है उसको जो जिसका बेटर टाइटल है उसको वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, बट जो उसने इम्प्रूवमेंट्स करवाए हैं उसका उस ट्रांसफरी को कंपनसेशन मिलेगा। अगर जो पर्सन जिसका बेटर टाइटल है वो इक्विटी की डिमांड कर रहा है, तो जहाँ जिसने इम्प्रूवमेंट करवाए हैं उस प्रॉपर्टी पर, वो भी वहाँ पर इक्विटी लेने के लिए एंटाइटल्ड है। सो यही था हमारा आज का टॉपिक, यही थी हमारी आज की मैगज़िम। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।